What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study IQ. कोड देखिए कितनी शानदार है ये। सर्वोत्तम व्यक्ति वे नहीं है जिन्होंने अवसरों का इंतजार किया, बल्कि वे हैं जिन्होंने अवसरों को अपनाया, जीता और सफल बनाया। आप लोग इसको उसी तरीके से समझ सकते हैं जिस तरीके से 3 इडियट मूवी में आमिर खान है। आमिर खान को देख लीजिए, किसी भी मशीन के पास जाता था, खोल देता था, भले ही बाद में वो बंद हो या ना हो। तो ऐसा कभी नहीं था, तो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता था। आखिर इसमें है क्या, माइंड में हमेशा क्यूरियोसिटी रखता था। तो इसीलिए अगर आपके माइंड में भी हमेशा क्यूरियोसिटी रहेगी और सीखने के लिए आप तत्पर रहेंगे, हमेशा तैयार रहेंगे, तो आप भी हमेशा, आपका माइंड एक ऐसे लेवल पर रहेगा कि कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आएगी तो आपको उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, ना कि उसकी प्रॉब्लम में उलझे रहेंगे। तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड हो जाता है अगर क्यूरियस माइंड रहता है तो हमेशा। तो इसी तरीके से देखिए, अगर आपको कभी भी कुछ भी सीखने को मिल रहा है, भले ही आपसे कोई छोटा क्यों ना हो, तो उससे भी सीखिए, क्योंकि हर एक इंसान में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। तो इसलिए अगर कोई भी इंसान आपके आसपास रहता है तो उससे उसकी क्वालिटी जिसमें वो आपसे ज़्यादा बेहतर है, वो सीखने की कोशिश कीजिए, भले ही एज का कुछ भी डिफरेंस हो। ओके, तो एज को बीच में लेके नहीं आना है, कभी भी ईगो या एटीट्यूड नहीं रखना है कि ये मेरे से छोटा है, मुझे क्या सिखाएगा, ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, मुझे क्या सिखाएगा। तो ऐसे बहुत से पुराने टाइम में भी अगर हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, मतलब कई सारे ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन किया है जिसके सामने कोई टिक नहीं पाया। अकबर का नाम ले लीजिए, पढ़ा लिखा नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, आज की डेट में अच्छे अच्छे कॉलेजों में भी उसके बारे में पढ़ाया जाता है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया था। तो इस तरीके से अगर कहीं से भी आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो उससे कभी भी पीछे नहीं हटना है, हमेशा अवसरों को अपनाना है, उन्हें ऐसे ही नहीं जाने देना है। ओके, तो आज 31 जुलाई है, देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल हम लोगों को द हिंदू के डिस्कस करने हैं। ये यहाँ पर स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव और टैबलेट के कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पर इन सब एग्जामों के लिए, तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन अब यूपीएससी के लिए भी अवेलेबल है। अगर इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इनको खरीद सकते हैं। और अब यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज लगानी है तो आप ये टेस्ट सीरीज यहाँ पर ले सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी आपके माइंड में हो तो ये नंबर है, आप लोग यहाँ पर कॉल कर सकते हैं और या फिर वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। ये जो स्टार्टिंग वाले 2 आर्टिकल है, एक तो ये वाला आर्टिकल और एक ये वाला आर्टिकल, दोनों आर्टिकल है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से रिलेटेड। पाकिस्तान में नवाज शरीफ जी को, जिनको मतलब कई सारे, तो जब कोई हिंदी अगर न्यूज़पेपर उठा के देखिए तो मतलब किस तरीके की उसमें हेडिंग रहती है। ये बोला कि शरीफ अब शरीफ नहीं रहे तो मतलब मतलब कुछ भी किस तरीके की हेडिंग बना देते हैं, इंटरेस्टिंग रहती है, काफ़ी पढ़ने में मजा आता है। तो जो उसमें लिखा हुआ था कि शरीफ अब शरीफ नहीं रहे, तो इनके ऊपर पनामा पेपर लीक से रिलेटेड इनके ऊपर केस चल रहा था और उसमें ये गिल्टी पाए गए तो इनको अपना पद छोड़ना पड़ गया। तो उसी से रिलेटेड आर्टिकल है, तो 2-4 बातें इसके बारे में देख लेते हैं। पहले एक बार आप मैप देख लीजिए, थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। देखिए, ये वाला रीजन जो दिखाया गया है, ये लाइनिंग वाला रीजन है, ये तो दोनों के बीच में डिस्प्यूट वाला रीजन है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है ना। अब ये वाला रीजन देख लेते हैं इनका। ये वाला रीजन यहाँ पर अगर ऊपर देखें, सबसे पहले ये वाला देखिए जो काफ़ी न्यूज़ में रहा है, बलूचिस्तान वाला रीजन। 15 अगस्त पर लास्ट ईयर जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसके बारे में जिक्र भी किया था कि ये वाला रीजन काफ़ी ट्रबल में रहता है वहाँ पर, कुछ ऐसा करके हम लोगों ने देखा था और कई सारे आर्टिकल भी डिस्कस किए थे। तो थोड़ा सा आप लोगों को मैप का पता होना चाहिए, आखिर हमारा ही पुराना रीजन है और हो सकता है फ्यूचर में आगे चल के कुछ ऐसा दोनों के बीच में गठबंधन बन जाए, फिर से हम यूनाइट हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। देखिए, अगर हिस्ट्री उठा के देखेंगे ना तो कभी भी आप लोगों को ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि हमेशा क्या रहता है, देश जो होते हैं वो टूटते और जुड़ते रहते हैं। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे, अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो यही बात निकल के आती है। देखिए, कोई भी ये बात आती है, कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं है और कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं है, तो टूटते और बनते रहते हैं रिश्ते और देश भी इस तरीके से। तो हो सकता है आने वाले टाइम में फिर ऐसा मौका मिले हम लोगों को साथ रहने का, तो देखिए कब आएगा तो अच्छी बात रहेगी। तो ये आप लोगों को थोड़ा रीजन का पता होना चाहिए। यहाँ पर बलूचिस्तान हो गया जो न्यूज़ में रहता है हमेशा काफ़ी टाइम, और सिंध भी काफ़ी टाइम न्यूज़ में रहता है, आप लोगों ने सुना होगा कई बार। ये वाला रीजन पंजाब हो गया, हमारे वाला पंजाब और ये वाला रीजन डिवाइड होकर उस टाइम पर यहीं से डिवाइड होकर दोनों अलग अलग हो गए थे। ओके, ये वाला खासकर ट्राइबल वाला एरिया है, आप लोगों को ये वाला देखने को मिल रहा होगा, तो इसको ट्राइबल एरिया बोलते हैं यहाँ पर। और ये है खैबर पख्तून वाला एरिया। ओके, तो ये वाला एरिया आप लोगों को देखने को मिला, ये खैबर पख्तून वाला एरिया है और इसको आज़ाद कश्मीर बोला जाता है यहाँ पर पाकिस्तान में, ये वाला एरिया। और ये तो आप लोग जानते हैं ये गिलगित बल्तिस्तान वाला रीजन, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जब पाकिस्तान में सेंसस होने की बात चल रही थी तो इस वाले को भी अपनी प्रोविंस में काउंट कर रहे थे और हमारे यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया था पार्लियामेंट में भी, क्योंकि ये हमारा रीजन है। और यहीं से ही बात बोली जा रही थी कि क्या जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर होके जाता है, तो उस पर भी कई बार हम लोग प्रोटेस्ट जता चुके हैं कि ये हमारा सोवरन एरिया है, कि आप लोग यहाँ से कैसे अपना कॉरिडोर निकाल सकते हैं बिना हमारी इजाज़त के। ओके, और ये थोड़ा आप लोग देखिए हमारे
और जो पाकिस्तान के बीच में कई सारी नदियां भी हैं अगर ढंग से देखा जाए। यहाँ पे ये वाली है इंडस, जो इंडस रिवर है, इसके बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा। ये इंडस रिवर है, यहाँ पे इसकी कई बार क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो इसकी ट्रिब्यूटरीज दे रखी हैं इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे आ जाता है कि इनको नॉर्थ से साउथ तक लगाओ, या फिर 3-4 दे देंगे, 3 तो इसमें से दे देंगे कि ये है यहाँ पर, एक कोई और दे देंगे, बोलेंगे कि कौन सी इसमें से नहीं है ट्रिब्यूटरी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। ये ऊपर हो गई यहाँ पर झेलम, ये हो गई चेनाब, ये हो गई रवि, ये हो गई सतलज, ठीक है ना, चेनाब हो गई यहाँ पर। तो इस तरीके से कई बार आ जाती है। तो ये पूरा ये यहाँ पर टोटल मिला के 5 रिवर हो जाती है अगर देखा जाए तो, अलग अलग अगर इनको काउंट करें, इंडस हो गई, झेलम हो गई, चेनाब हो गई, रवि हो गई और सतलज हो गई। तो इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया से कनेक्टेड वाला रीजन है और खासकर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। ओके, तो ये थोड़ा सा पोर्शन मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। अगर थोड़ा सा मतलब ये हो गया यहाँ पर पॉलिटिकल मैप और ये हो गया फिजिकल मैप। अब हल्का सा पॉलिटिक्स भी बता देता हूँ, क्योंकि पड़ोसी है आखिर हमारा। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा ब्लैक मनी का वर्ड, सुन के आप लोग समझ गए होंगे ब्लैक मनी क्या होती है। तो इस ब्लैक मनी एक तरीके से मनी बचाई जाती है जब टैक्स से, ठीक है ना, जिस कंट्री में हम रहते हैं उस कंट्री में टैक्स पे करने से बचने के लिए जब अपनी मनी को हम आउटसाइड द कंट्री रख देते हैं जाकर, तो ब्लैक मनी हो जाती है एक तरीके से। और कई बार उसके बारे में बात भी की जाती है कि ब्लैक मनी वापस ला रहे हैं। तो इन्होंने भी अपनी ब्लैक मनी पनामा में ले जाके रख दी थी, ठीक है ना, तो वहां पर ले जाके रख दी थी। पर लेकिन अब जहाँ वहाँ पे पेपर लीक हुआ पनामा में, कि पता चल गया किस किस कंट्री कितनी मनी है वहाँ पे, इंडिया के भी कई सारे नाम है वहाँ पे गिने चुने। तो ये बात आई निकल के कि मतलब पाकिस्तान में तो देखो इनको मौका चाहिए था जो मिलिट्री बैठी हुई थी, क्योंकि नवाज शरीफ जो ऐसे प्राइम मिनिस्टर है वहाँ पर, एक तो ये बात निकल के आती है हमेशा कि इन्होंने कभी भी कश्मीर को अपना इशू नहीं बनाया जब भी इलेक्शन लड़े हैं। ये हमेशा इंडिया को लेके काफ़ी हद तक न्यूट्रल दिखते हैं और ये हमेशा रिलेशन अच्छे बनाने की बात करते हैं। इन पर बहुत सारे आरोप लगते रहते हैं, इसी के लिए ये बोलते हैं कि ये तो इंडिया के एजेंट हैं। और कई बार तो ये भी बात इन पर आरोप इस तरीके भी लगाए जाते हैं कि इनका तो इंडिया के बिजनेसमैन के साथ में कॉन्टैक्ट है और ये अपना गुप्त रूप में वहाँ पे बिजनेस भी करते हैं और इनकी कंपनी भी इंडिया में चलती है। तो ऐसे ऐसे भी इनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कई बार इनकी मीडिया के द्वारा। तो देखिए क्या होता है, पाकिस्तान में हमेशा आर्मी रहती है वहाँ पर। अगर आर्मी को जरा सा भी दिखता है कि कोई भी ऐसी डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट आ रही है जो कि उनकी जो वर्चस्व बना हुआ है आर्मी का वहाँ पर, उसके वर्चस्व पे कहीं थोड़ा भी क्वेश्चन मार्क लगाने लगती है, तो वो रास्ता ढूंढने लगते हैं किस तरीके से उसको हटाया जाए। तो नॉर्मली पहले जब इनको हटाया गया, पहले तो उल्टे सीधे तरीके से हटाया गया था, अब की बार उन्होंने एक प्रॉपर वे बनाया जिसकी तरीके से हटाया जाए और कोई ज़्यादा प्रोटेस्ट भी ना हो। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का साथ लेते हुए इनके जो पुराने केस थे उनको निकाला गया और इनके ऊपर आरोप लगाया गया और इनको पद से हटने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो बैकग्राउंड में आर्मी ही चल रही है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मतलब सुप्रीम कोर्ट ने हराया, बैकग्राउंड आर्मी का ही चल रहा है वहाँ पर। जो जूरिस्ट का जो इन्होंने बोर्ड बनाया था उसमें भी आर्मी के कैंडिडेट थे अगर देखा जाए तो ये बात निकल के आ रही है। देखिए ये एक तरीके से कूप ही मान सकते हैं, पर लेकिन ये एक प्रॉपर वे में कूप है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसा कर दिया कि मतलब आर्मी ने गवर्नमेंट को हटा के फेंक दिया, हटा के फेंका है, पर लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के तहत फेंका है हटा के। तो यहाँ पे जो मीडिया, जो दूसरे दुनिया की कंट्री की मीडिया है वो इसको काफ़ी क्रिटिसाइज कर रही है, क्योंकि देखिए ये एक ऐसे बंदे हैं जिनको माना जाता है अगर ये रहे तो इंडिया के साथ में रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, पर लेकिन अगर ये नहीं रहे तो आने वाले टाइम में पता नहीं किस तरीके के रिलेशन होंगे। अगर वहाँ पर आर्मी का बस चलता रहा तो ऐसे ही रहेगा जैसे पुराने टाइम से अब तक चलता रहा। और सबसे अचंभे की बात यह है, हमारे साथ में ये कंट्री आज़ाद हुई, अगर आज तक देखा जाए तो कोई भी एक ऐसी सिंगल गवर्नमेंट नहीं है जिसने एक प्राइम मिनिस्टर ने कंप्लीट अपने 5 साल कंप्लीट किए हों। ऐसा हुआ है कि 1-2 गवर्नमेंट ने 5 साल कंप्लीट कर दिए, पर उन 5 साल में सिंगल प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा आज तक। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके की डेमोक्रेसी वहाँ पर चलती है। तो सीधा सीधा वहाँ पर जो दादागिरी चलती है वो चलती है वहाँ पर आर्मी की, उनकी मिलिट्री की। तो ये फंडा यहाँ पर देखिए, अब आने वाले टाइम में इलेक्शन होंगे तो फिर क्या फंडा निकल के आता है फिर देखेंगे, क्योंकि ये आखिर एक ऐसा नेशन है जिसको न्यूज़ में बना रहना, मतलब यहाँ की आर्मी का ये फंडा बन गया अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो बैकग्राउंड में। मतलब देखिए एक बात और आती है निकल के, आर्मी इनकी जो जानी जाती है वो किस लिए जानी जाती है, वो इसीलिए जानी जाती है कि ये कश्मीर छीनना चाहते हैं, ठीक है। अगर इनका कश्मीर का इशू ही वहाँ से निकल जाए तो बात क्या है कि निकल के बात ये नहीं आएगी निकल के कि मतलब फिर इनकी आर्मी को पूछेगा कौन वहाँ पर, फिर जो इलेक्ट होकर गवर्नमेंट आएगी तो फिर सब उसको पूछने लगेंगे, क्योंकि इकोनॉमी उसको सही करनी है, लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन उसको सही करनी है। तो आर्मी चाहती है कि हमको सब पूछते रहे वहाँ पर और हमारा वर्चस्व बना रहे वहाँ पर, तो इसलिए इन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ओके, आज के मैक्सिमम आर्टिकल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। ये यहाँ पर बिहार की पॉलिटिक्स है, ये यहाँ पर गुजरात की पॉलिटिक्स है और ये यहाँ पर यूएसए की पॉलिटिक्स है।
ठीक है, तो अपनी ही पॉलिटिक्स देख लेते हैं थोड़ी सी, बाहर की पॉलिटिक्स देखने से अच्छा। तो यहाँ पे अब इसके बारे में देख लेते हैं गुजरात में एक्चुअल में चल क्या रहा है। देखिए अगर गुजरात के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे अभी बात चल रही है कि जिससे राज्यसभा के इलेक्शन की बात चलती है जब भी आती है, तो कांग्रेस कैंडिडेट ने क्या, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है, अपने जो कैंडिडेट थे यहाँ से उनको गुजरात से हटा के कर्नाटका भेजा है एक 5 स्टार होटल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के मैक्सिमम कैंडिडेट टूट कर क्या कर रहे हैं, रेजिग्नेशन दे रहे हैं और बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसके लिए कांग्रेस इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के पास भी गई, उन्होंने बोला कि हमारे साथ में ऐसा हुआ रहा है। तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने जो स्टेट गवर्नमेंट है गुजरात की उससे इसके बारे में जवाब भी मांगा है। तो देखिए बात वही आती है घूम फिर के निकल के कि इस तरीके से कब तक बचाया जा सकता है। जब तक आप एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी नहीं रखेंगे तो फिर बात वही आती है कि अच्छी लीडरशिप क्वालिटी तब तक आपके पास में नहीं होगी, तब तक आपके पास में क्यों जुड़ना चाहेगा। आज की डेट में अगर इस आर्टिकल को भी हम लोग देखें, देखिए 2019 के इलेक्शन की अगर बात करें जो कि अभी बहुत पास आ रहे हैं, तो उसके बारे में देखा जाए तो कहीं पर भी आप लोग देख लीजिए कोई भी एक ऐसा अपोजिशन में कैंडिडेट नहीं है जिसको ये बोला जा सके कि ये मोदी जी के सामने आके टिक सकता है। तो उस तरीके से हर एक अगर अपोजिशन में बिहार में जिस तरीके से देखिए उन्होंने महागठबंधन बनाया ओनली किस लिए, ऐसे कैंडिडेट जो कि हमेशा आपस में लड़ते हुए आ रहे थे, नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी, वो दोनों साथ में हो गए। किसके लिए? ओनली बीजेपी को हराने के लिए। तो बीजेपी को हराने के लिए वो साथ में आ गए, पर लेकिन फिर से क्या हुआ, फिर से आगे महागठबंधन टूट गया। तो महागठबंधन टूट गया तो आज से फिर से आगे नीतीश कुमार जी जुड़ गए आके किसमें, बीजेपी के साथ में। पर लेकिन आर्टिकल लिखने वाले ये बोल रहे हैं कि देखिए ये हो सकता है कि मतलब अभी इसके बारे में कुछ ज़्यादा बोला नहीं जा सकता कि नीतीश कुमार जी का सही डिसीजन है या गलत डिसीजन है, क्योंकि यहाँ की जनता के सामने जो इनकी इमेज है, ये वाली इमेज तो आप लोग बोल सकते हैं कि इनकी अच्छी है कि ये करप्शन फ्री एक बिहार बनाना चाहते हैं। उस तरीके से आप इनके बारे में सोचिए तो ये अच्छी बात है, करप्शन फ्री सोसाइटी बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर जनता से पूछे तो जनता ने तो उस टाइम पे वोट दी थी ना दोनों को मिलके, जनता ने ज़्यादा वोट तो लालू प्रसाद यादव जी को दी थी, नीतीश कुमार जी से भी ज़्यादा लालू प्रसाद यादव जी को 80 वोट दी थी और नीतीश कुमार को 71 वोट दी थी। अगर उस तरीके से देखा जाए तो जनता बताएगी अब नेक्स्ट वाले जब इलेक्शन आएंगे बिहार में तो जनता ने क्या चाहती है। ये तो नीतीश कुमार जी का खुद का अपनी इमेज बनाने वाली बात हो गई कि मेरी इमेज है, मैं इसलिए रिजिग्नेशन दे दिया मैंने, क्योंकि करप्ट गवर्नमेंट के साथ में मैं आगे चलना नहीं चाहता हूं। तो अब बात वही आती है निकल कि ये इनका सही डिसीजन है या गलत डिसीजन है, वो आगे पता चलेगा, अभी उसके बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता। पर जो भी हो, घुल मिला के बात यही आती है कि सब एक तरीके से मिलके 2019 के इलेक्शन के बारे में कहीं ना कहीं सबके बैकग्राउंड में चल रहा है कि आगे किस तरीके से चीज़ों को टैकल करके चलना है, क्योंकि बीजेपी हर जगह जीतती हुई आ रही है आज की डेट में। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं देखिए एक अच्छी अपोजिशन भी मानी जानी चाहिए। अच्छी पोजीशन नहीं रहती है तो फिर एक डेमोक्रेसी भी एक उस लेवल पे नहीं पहुंच पाती है जिस पे पहुंचनी चाहिए। अगर आप वेस्टर्न कंट्री का एग्जांपल आप लोगों के सामने लूँ ना, तो वेस्टर्न कंट्री में जो अपोजिशन होती है तो अपोजिशन इस तरीके की होती है, मान लीजिए एक साइड में गवर्नमेंट हो गई और एक साइड में अपोजिशन हो गई, तो अपोजिशन में भी जो उसके कैंडिडेट रहते हैं तो हमें उसको भी डिसाइड कर लेते हैं कि ये वाला कैंडिडेट मेरा डिफेंस मिनिस्टर रहेगा, ये वाला कैंडिडेट मेरा फाइनेंस मिनिस्टर रहेगा। तो इस तरीके से उनको भी उनका पोर्टफोलियो दिया जाता है। अपोजिशन में भी वहां पर क्या होता है कि जो डिफेंस मिनिस्टर है वो सारी जो वो मान लेते हैं कि मान लो आने वाले टाइम में आप डिफेंस मिनिस्टर बनेंगे तो उसको बोल दिया जाता है कि डिफेंस से रिलेटेड जितने भी इशू हैं आप लोगों को उसके ऊपर देखभाल करनी है और पार्लियामेंट में उससे रिलेटेड क्वेश्चन उठाने हैं। इस तरीके से मुद्दे डिसाइड कर देते हैं। पर लेकिन हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी सारी अपोजिशन मिलकर एक मुद्दा डिसाइड कर लेती है और उसी पे जाके वहां पे मतलब जानते हैं आप लोग क्या करते हैं, वो उसकी नहीं सुनता है, वो उसकी नहीं सुनता है, बस पूरा घमासान चलता है वहां पे। तो होना क्या चाहिए, होना तो ये चाहिए जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्री है वहां पे एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, वहां पे अलग अलग इंसान को अलग अलग एक एरिया दे दिया जाता है और उसको बोला जाता है कि एक प्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म करना है। वहां पे जनता भी समझदार है, उनको पता है कि अगर अपोजिशन ऐसे ऐसे व्यूज निकाल के लेके आ रही है कि वो एक प्रोडक्टिव है तो आने वाले टाइम में इलेक्शन होंगे तो उनको फायदा होने वाला है अपोजिशन को। पर लेकिन अगर वो ओनली बस ऐसी हम अपोजिशन है तो अपोज करेंगे, अगर उस तरीके का उनका माइंड सेटअप रहता है तो फिर जनता समझती है वहां पे किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। तो इसी तरीके का हमारे यहाँ पर होना चाहिए। हमारे यहाँ पर जनता को अगर देखा जाए आज इतने लेवल पर नहीं पहुंची है कि वो खुद से डिसाइड कर सके, क्योंकि वोट की जो पहली नाइट होती है उससे पहले भी डिसीजन बदलते हैं हमारे यहाँ पर। कोई सोचता भी नहीं था इस तरीके का डिसीजन निकल के आएगा, वो ऐसे ऐसे भी डिसीजन निकल के आते हैं हमारे यहाँ पर। तो हमारे यहाँ पे वोट बैंक जो है वो उसको खरीदा और बेचा बड़ी आसानी से जाता है और बड़ी आसानी से लुभाया जाता है धर्म के नाम पर, कास्ट के नाम पर। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी को एक मैच्योर डेमोक्रेसी पहुंचने के लिए एक अच्छा एजुकेशन लेवल होना चाहिए। तो इसीलिए देखिए मेरी ये बात निकल के आती है, ये बातें ये फालतू में नहीं लिखता हूँ यहाँ, इसीलिए लिखता हूँ ताकि आप लोग जो यहाँ पर सीखते हैं अपने आसपास भी बता सके, समझा सके कि रियलिटी क्या है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म भी निकल के आए हैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की हेल्प से या कई सारी एनजीओ की हेल्प से कि पहले कैंडिडेट के बारे में
हमको पता नहीं चल पाता था कि कौन सा कैंडिडेट कैसा है। लेकिन आज की डेट में हम लोगों के सामने सारी बातें रहती है कि ये कितना करप्ट है या कितनी एजुकेशन है, कितने केस चल रहे हैं उसके ऊपर। तो वो सारी बातें हमारे सामने जो निकल के रखी गई है वो इसीलिए रखी गई है ताकि हम अपनी सूझबूझ से डिसीजन ले सकें और अपने यहाँ की गवर्नमेंट को एक अच्छी गवर्नमेंट बना सकें। ठीक है, क्योंकि आखिर हमारे द्वारा चुने गए वो नुमाइंदे हैं और हमारे ऊपर इनडायरेक्ट वे में हमारे ऊपर रूल करते हैं वो। तो हमारे ऊपर रूल कैसा होना चाहिए हमको डिसाइड करने की पावर अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है तो हमारे पास में समझ भी होनी चाहिए कि किस तरीके का कैंडिडेट हमको रूल करने जा रहा है। ओके, तो ये था आर्टिकल इसके बारे में। तो देखिए थोड़ा सा तो हम लोगों को कम से कम जागरूक होना ही पड़ेगा अपनी कंट्री को आगे ले जाने के लिए। ठीक है, ये वाला आर्टिकल काफ़ी अच्छा है। ये प्रसाद भारती के बारे में बोला गया, उसकी ऑटोनॉमी से बारे में बोला गया, तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। इस वाले आर्टिकल को देखेंगे हम अभी। ये वाला आर्टिकल मंडे है, तो जो भी इसको लेटर लिखते हैं एडिटर को उसके बारे में जिक्र करते हैं कि किसने क्या क्या लिखा इस वीक में मुझे, और फिर मंडे में ये उसको बताते हैं। ये नीचे वाला आर्टिकल जो है ये नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन से है, जो कि नॉर्थ अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन है बास्केटबॉल से रिलेटेड। तो उनके बारे में जानने से अच्छा है कि अपने वाली बास्केटबॉल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, अपने वाली बास्केटबॉल के बारे में। देखिए हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है ना, जिसके नाम से जो एक कंट्रोलिंग बॉडी है बास्केटबॉल की, वो रेस्पॉन्सिबल है जो भी यहाँ पर हमारे यहाँ पर टूर्नामेंट हो जाती है रिलेटेड टू बास्केटबॉल। तो जो भी उससे रिलेटेड उनको करना है, जो भी डेवलपमेंट करना है, जो टूर्नामेंट करानी है, तो यही कराती है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, BFI इसको बोलते हैं। और एक बात और मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये इंटरेस्टिंग है। देखिए जो हमारी नेशनल टीम है बास्केटबॉल से रिलेटेड, उसको यंग क्या बोला जाता है? अच्छा ये आप क्वेश्चन बताइए, यंग तो मैंने बता दिया थोड़ा सा। ये बताइए जो नेशनल टीम इंडिया है, जो मतलब हमारी बास्केटबॉल की नेशनल टीम है, उसका नाम क्या लिया जाता है? बट काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम मुझे देखने को आया अभी सामने, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर कल इसका आंसर मैं आप लोगों को दूंगा। और क्या बास्केटबॉल में आज तक हमने कोई गोल्ड भी जीता है, ये भी देखिएगा, थोड़ा सा पढ़िएगा। देखिए अपनी कंट्री में कम से कम पता होना चाहिए हमारा कोई गेम का क्या स्टेटस है। अपनी कंट्री के बारे में तो जितना जाने यार उतना ही कम है। तो आप लोगों को जहाँ भी मतलब कम से कम क्यूरियोसिटी होनी चाहिए अपनी कंट्री के बारे में जानने की। तो जो भी आप लोगों को कहीं पर भी कुछ भी पढ़ने को मिले अपनी कंट्री के बारे में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में पढ़ा कीजिए आप लोग। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल जो रिलेटेड टू है ये प्रसाद भारती की ऑटोनॉमी से रिलेटेड है कि प्रसाद भारती की इसको ऑटोनॉमी किस तरीके से प्रोवाइड करानी चाहिए, क्योंकि एक काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन निकल के आई है इससे रिलेटेड। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देख लेते हैं। और अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो कई बार क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं इस पे, SSC में भी, UPSC में भी, और कई बार बैंकिंग में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आप लोगों को इसको इसीलिए मैं बैकग्राउंड देने जा रहा हूँ, अच्छे से इसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए अगर देखा जाए तो ये पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है, मतलब अगर आप प्रसाद भारती को लेकर चले तो इसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। जो भी न्यूज़ ये प्रोवाइड कराते हैं दूरदर्शन पे और या फिर ऑल इंडिया रेडियो पे, जो इसकी चाइल्ड एजेंसी है, तो इसके द्वारा यहाँ पर न्यूज़ प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप लोग ट्रस्ट करते हैं, अगर ऑल इंडिया रेडियो पर कोई न्यूज़ आती है तो उस पर आप लोग ट्रस्ट करते हैं। तो ये ट्रस्ट इन्हीं के द्वारा क्रिएट किया गया है, तो उसी के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। देखिए इसकी 2 एजेंसी आप लोग इसके बारे में पता होना चाहिए, ऑल इंडिया रेडियो। और ऑल इंडिया रेडियो का जब भी जिक्र आता है तो मैं आप लोगों को थोड़ी टाइमिंग बताना चाहूँगा। आप लोग देखिए ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज़ सुन सकते हैं। एक तो मॉर्निंग में आता है, मॉर्निंग में अगर आप न्यूज़ देखें तो 7-7:30 बजे से 8 बजे तक आता है। यहाँ पर एक मैगजीन प्रोग्राम आता है, यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहती है, गेम वगैरह, हिस्ट्री के बारे में भी, न्यूज़ के बारे में भी। तो या तो मॉर्निंग में आप लोग ये सुन सकते हैं। मॉर्निंग में इसके बाद में अगर ये नहीं सुनना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर न्यूज़ ही सुननी है आप लोग तो 8 से 8:15 तक, और फिर 8:15 से 8:30 तक। तो यहाँ पर तो आता है, ये न्यूज़ आती है हिंदी में और फिर ये न्यूज़ आती है इंग्लिश में 15-15 मिनट की मॉर्निंग में। ठीक है, आप लोग ये सुन सकते हैं। अगर कोई मॉर्निंग में नहीं सुनता है, मॉर्निंग में लेट उठता है, इवनिंग में सुनना है, तो फिर इवनिंग में भी सुन सकते हैं आप लोग। इवनिंग में क्या आता है, ये 8:45 बजे, मतलब 8:45 पर न्यूज़ आती है। 8:45 से 9 बजे तक आती है ये हिंदी में, और फिर 9 से 9:15 बजे तक आती है इंग्लिश में। आप लोग वो सुन सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को सुननी चाहिए। इसके बाद में 9:15 से अगर देखा जाए, 9:15 से और 9:30 बजे तक न्यूज़ एनालिसिस आता है डेली। अगर ये सुने तो आप लोगों की एक अच्छी लेवल की थिंकिंग डेवलप होगी, जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से किसी टॉपिक को एनालाइज किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अच्छे मतलब आप लोग बोल सकते हैं अपने फील्ड के एक्सपर्ट आते हैं और वो आप लोगों के साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। कई बार तो मिनिस्टर्स भी आते हैं, अपने फील्ड के अच्छे ब्यूरोक्रेट रहते हैं, तो अच्छे लेवल के इंसान आते हैं वहाँ पर। आप लोग अगर इसको सुनेंगे तो आप लोगों की एनालिटिकल थिंकिंग जनरेट होगी, डेवलप होगी अच्छे लेवल पर। तो कोशिश किया कीजिए, जोन सा भी टाइम आपको लोगों को सुटेबल लगे, मॉर्निंग का या इवनिंग का एक चूज कर लीजिए, तो कम से कम एक टाइम आप लोग ये सुना कीजिए। ओके, तो आइए अब आगे देख लेते हैं। ये जो आता है पहले अगर इसको देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंदर इसको कंप्लीटली रखा जाता था। ठीक है, पर लेकिन फिर से इसको ऑटोनॉमी देने के लिए इसके लिए एक्ट बनाया गया, जिससे कि अपने आप इसमें कोई इंटरफेयर न कर सके। तो प्रसार भारती एक्ट निकल के आया 90s में, और फिर इसको ढंग से इंप्लीमेंट किया गया 97 में। ठीक है, तो यहाँ पर ये निकल के आया। इसके चेयरपर्सन आज की डेट में कौन है, ये शशि शेखर वेम्पति।
ठीक है। तो ये इसके चेयरपर्सन है, हालांकि इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। तो फॉर्मेशन यहाँ पे हुई थी रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन हल्की सी आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। तो आइए अब इसके बारे में न्यूज़ देख लेते हैं। देखिए अभी हुआ क्या है, ये न्यूज़ क्यों आई है, ये न्यूज़ इसलिए आई है क्योंकि बात क्या आती है निकल के, बात ये आती है निकल के, ये एक ऐसी बॉडी है, तो इसको गवर्नमेंट के अंडर में, इसको हमने ऑलरेडी इसके लिए एक्ट बना रखा है ऑटोनॉमी देने के लिए। तो ऑटोनॉमी देने के लिए जब एक्ट बना रखा है, तो फिर क्यों इसका कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, चाहे कांग्रेस रहे क्या चाहे बीजेपी रहे, तो हमेशा इसका अपने लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे अभी क्या बोला गया है, इसकी कुछ मीडिया रिपोर्ट में ये बात निकल के आई है कि देखिए राष्ट्रीय स्वामिक सेवक संघ, आरएसएस जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये पेरेंट बॉडी मानी जाती है बीजेपी की। तो इसमें इसकी न्यूज एजेंसी में ये बोला गया कि आप सब्सक्राइब करो, इसके बाद इसको भी सब्सक्राइब करो आप लोग, जो ये आरएसएस की न्यूज एजेंसी है, जो कि हिंदुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी है। तो ये बोला गया यहाँ पे, तो ये बात निकल के आती है कि क्या जिसको ऑटोनॉमी दे रखी है, तो सीधा सीधा मतलब तो ये आ गया ना कि ये इन्होंने नहीं बोला, इनके डायरेक्टर ने, क्योंकि इनके डायरेक्टर के ऊपर कौन बैठा है, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। तो इसका मतलब सीधे सीधे मिनिस्टर से बात आई है कि आप लोग, मिनिस्टर ने इस तरीके की इन्फॉर्मेशन भेजी है कि आप लोग ऐसा करो। तो ये बोल रहे हैं कि देखिए अगर हम इसके बारे में बोले, प्रसार भारती के बारे में, तो ना तो ये मछली है, ठीक है, और ना ही ये पक्षी है, ठीक है, फॉल, ना ये पक्षी है, ना तो ये पानी में तैर सकती है, और ना ही ये उड़ सकती है। तो इसको एक तरीके से कहीं पर भी ऑटोनॉमी दे नहीं रखी है, मतलब बीच में है। बोलते तो हैं ऑटोनॉमी दे रखी है, अपने हिसाब से काम करता है, लेकिन ये अपने हिसाब से काम नहीं करते हैं। देखिए ना तो गवर्नमेंट और ना ही जो इसके एम्प्लॉय है वो चाहते हैं कि इनके ऊपर से गवर्नमेंट का टैग हटे, ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर गवर्नमेंट का ही टैग रहे, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी ही बोला जाए हमको। तो इसीलिए भी कहीं ना कहीं एजेंसी खुद भी नहीं चाहती है कि वो ऑटोनोमस बन के रहे। तो 27,000 आज के डेट में एम्प्लॉय है इसकी ऑल ओवर इंडिया में, तो एजेंसी भी नहीं चाहती है कि उसकी कम से कम ऑटोनॉमी बनी रहे। तो आगे देखिए अगर ऑटोनॉमी नहीं बनाना चाहती इस तरीके से, और अगर दूसरी एजेंसी की जो कि गवर्नमेंट की एजेंसी नहीं है उनको इस तरीके से प्रमोट करेगी अगर गवर्नमेंट अपने वाली किसी एजेंसी को, तो फिर ये गलत बात है, ठीक है, क्योंकि एक ट्रस्ट दिया जाता है, इसके ऊपर ट्रस्ट माना जाता है। और देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर भी मन की बात जो करते हैं वो भी ऑल इंडिया रेडियो पर ही करते हैं। तो एक ट्रस्ट बना हुआ है, इसको आप लोग देखेंगे जब भी मन की बात की जाती है उसमें कोई भी पॉलिटिकल न्यूज डिस्कस नहीं की जाती है। तो एक न्यूट्रल बनाने के लिए, उसको न्यूट्रलिटी रखने के लिए उसको, कि एक किसी भी गवर्नमेंट की एजेंसी नहीं है, तो इसीलिए इस तरीके का स्टेप लिया गया वहां पर। और सबसे लार्ज स्केल पर अगर देखा जाए आज की डेट में रेडियो कनेक्टेड है हमारी जो सिटीजन है सबसे, अगर सबसे लार्ज स्केल पे देखा जाए हर एक इंसान के मोबाइल में आज की डेट में एफएम है, रेडियो है, तो सब यूज़ करते हैं उसको। तो टीवी भी इतने ज़्यादा मतलब पेनिट्रेट नहीं किया है हमारी कंट्री में जितना रेडियो ने किया है, और पुराने समय से ही ये रेडियो इस तरीके से चलती है हमारी कंट्री में। तो राइटर आगे बोल रहे हैं कि देखिए अच्छा टाइम है, इस तरीके से डिबेट होना चाहिए इसके बाद इसके ऊपर कि किस तरीके से कहाँ पर इसको रखना चाहिए, और इसके ऊपर डिबेट चलेगा तो तभी समझ में आएगा कि गवर्नमेंट की एजेंसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में भी इन्होंने थोड़ा जिक्र किया। ये बोल रहे हैं कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ने भी इस तरीके से बोला है कि उसके मतलब इस तरीके से रूल किया, कई बार उसका डिसीजन आया निकल के कि गवर्नमेंट की एजेंसी नहीं हो सकती। तो सीधे सीधे बात क्या आती है निकल के, सीधे सीधे फिर बात यही आती है निकल के कि इसको हमको ऑटोनॉमी देनी चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर जो सरकारी ढाबा लगा हुआ है, सरकारी धब्बा लगा हुआ है, धब्बा या आप लोग कह सकते हैं टैग लगा हुआ है, जो उसको हटाना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरीके से गवर्नमेंट अपनी कुछ इस तरीके की एक्टिविटी करेगी, क्योंकि देखिए न्यूज़ का मतलब क्या होता है, न्यूज़ का मतलब ये होता है कि किसी का भी उसमें इंटरफेयर न रहे, और जो रियल न्यूज़ है वही जनता के सामने निकल के आए, जो कि ट्रस्टवर्दी होती है, और इसके ऊपर ये ट्रस्ट भी किया जाता है। तो चाहे गवर्नमेंट बीजेपी की हो चाहे गवर्नमेंट कांग्रेस की हो, उसको उसमें इंटरफेयर नहीं करना है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि देखिए अगर गवर्नमेंट एजेंसी की बात की जाए तो सबसे अच्छी बात तो उसकी ये रहती है, अगर कोई भी उसकी न्यूज़ आती है तो वो न्यूज़ एक सच्ची मानी जाएगी, उसमें कोई भी इल्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसमें सच्चाई रहेगी और प्रेजेंटेशन में उसकी पर। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या रहेगी, वो गवर्नमेंट के अंगूठे के नीचे रहेगी, जो मिनिस्टर होएगा उस टाइम पे ब्रॉडकास्टिंग, उसके अंगूठे के नीचे काम करेगी वो। और चाहे गवर्नमेंट, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, दोनों ने कई बार इसके मतलब ऑटोनोमस के ऊपर, कई बार इन्होंने इसके ऊपर, किसी की भी गवर्नमेंट हो, मतलब कोई भी नहीं चाहता है कि वो इंडिपेंडेंट रहे। बिल्कुल ऐसी है जिस तरीके से आप लोग मान सकते हैं सीबीआई को, ठीक है ना। सीबीआई कोई भी गवर्नमेंट है बोलते तो हैं कि ये सीबीआई है, ऑटोनोमस है, अपने ऊपर काम करती है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इतने सारे डिसीजन आ चुके हैं, हमेशा उसको पैरेट बोलता है, जो कि पिंजरे का पैरेट है। जो भी गवर्नमेंट आती है वही उसके ऊपर अपना सिकंजा कस लेती है। जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं बिहार की जो पॉलिटिक्स बदली गई है वो कंप्लीटली सीबीआई के द्वारा ही बदली गई है। तो सीबीआई का इस तरीके से यूज किया जाता है किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा। बीजेपी के ऊपर ब्लेम नहीं लगा रहा हूं, कांग्रेस भी ऐसा ही करती है, तो दोनों गवर्नमेंट ऐसा ही करती है, चाहे कोई भी रहे, दोनों फायदा उठाती है, लू फॉलो का यूज दोनों करती है।
तो कोई सी भी एजेंट, कोई सी भी गवर्नमेंट हो, आज तक लाइन ड्रॉ अच्छे से नहीं कर पाई है कि यहाँ पर कौन सी, मतलब किस तरीके से इसको कितनी ऑटोनॉमी देनी चाहिए, और इसकी न्यूज़ पर हमेशा ध्यान रखती है कि इसकी न्यूज़ किस तरीके की होती है। और सबसे बड़ी बात यह, इसको सीओ भी चुने जाते हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे बात बोल रहे हैं कि दिखावे की जरूरत नहीं है, इसको सच्चाई में इसकी ग्लोरी फिर से रिस्टोर करने की जरूरत है। जो जिस तरीके की न्यूज़ एजेंसी थी उसी तरीके से इसको रखने की जरूरत है, और इसकी जो वॉइस रहे वो एक ऐसी वॉइस रहे जो उसकी पुरानी थी, मतलब इसके ऊपर ट्रस्ट किया जा रहा है तो एक गवर्नमेंट की वॉइस बन के न रह जाए, ये एक इंडिपेंडेंट वॉइस रहे। तो ये यहाँ पर आर्टिकल में कंप्लीट डिस्कस किया है। अच्छा, आप लोग बताइए इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या गवर्नमेंट की कोई न्यूज़ एजेंसी होनी चाहिए? और आप प्रसार भारती के बारे में अपने व्यूज़ लिखिए, क्या इसको ऑटोनॉमी देनी चाहिए या फिर गवर्नमेंट के लिए ही इसको वर्क करते रहना चाहिए, गवर्नमेंट के हिसाब से इसको चलना चाहिए क्या? क्योंकि देखिए बात वही निकल के आती है, अगर एक ट्रस्ट न्यूज़ की बात की जाती है तो वो हमेशा गवर्नमेंट के फेवर में रहेगी। फिर अगर चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट न्यूज़ रहे, एक ऐसी न्यूज़ रहे कि वो किसी का फेवर ना करे, गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज करे और अपोजिशन को भी, तो वो रोल होना चाहिए, ठीक है ना। तो असली न्यूज़ क्या है ग्राउंड की, वो सामने निकल के आनी चाहिए। तो आप लोग अपना व्यूज इस पे दीजिएगा। इस तरीके की न्यूज़ कई बार आ जाती है। देखिए जो इंस्टीट्यूट है ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, तो उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो पहले इसका थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। जो इसका फॉर्मेशन हुआ वो 1949 में हुआ था, लगभग 68 ईयर हो चुके हैं आज की डेट में अगर देखा जाए तो आगे क्या बात की जा रही है, देखिए इसको जो बनाया गया था वो बनाया गया था चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। तो पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट पास करके बनाया गया था। इसका मतलब एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है? जो पार्लियामेंट बनाती है किसी एक्ट को पास करने के बाद में, तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाती है। और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कौन सी होती है? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखी हुई है, जिससे रिलेटेड कोई भी फंक्शन उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन से प्राप्त करती है अपना, उसकी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से निकल के आती है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो देखिए इसको क्या दी जाती है स्टैच्यू। अगर आप एक बात और बोलो यहाँ पे, अगर देखिए पार्लियामेंट हमारा कोई एक्ट बनाती है, ठीक है ना, कोई लॉ बनाती है, तो उसको एक्ट बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे बोला गया रेगुलेटर, ठीक है। तो इसको रेगुलेट करती है, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी बॉडी अगर कोई होती है, अगर वो कोई लॉ बनाती है तो उसको रेगुलेट करना बोलते हैं। उसको रेगुलेट करना मतलब उसको रेगुलेट करिए, तो रेगुलेशन देती है, डायरेक्शन देती है। तो इसको यहाँ हम पे एक्ट नहीं बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। आइए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि देखिए बहुत सारी कंप्लेंट आई है जो यहाँ पे अकाउंटेंट है इनके खिलाफ में बहुत सारी, तो इनको पनिशमेंट करने की बात आती है। तो ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा और एक पावर देनी चाहिए, अमेंड करना चाहिए, इनके पास में और भी पावर आनी चाहिए, जिससे कि अगर रॉन्ग कुछ भी हो रहा है इस तरीके से, तो उनको कोई भी प्रोफेशनल है अगर इस तरीके का कुछ भी गलत काम कर रहा है तो उसको अच्छे से पनिश किया जा सके, ताकि एक हार्मनी बनाई रखी जा सके एजेंसी के अंदर और इस फील्ड के अंदर। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, आप लोग याद रख सकते हैं इसको। यहाँ पे सबसे पहले तो बात की गई है, किसकी बात की गई है? ये ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है पहले वो समझ लीजिए एक बार। देखिए अगर हमारी कोई इंटरनल फिर्म, अगर हमारी कोई कंपनी इंटरनल, आज की जो हमारी कंपनी है वो बाहर जाकर किसी और कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसको बोलते हैं ओडीआई, उसको बोलते हैं आउटवर्ड अगर देखा जाए तो, ठीक है ना, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो हो क्या रहा है यहाँ पे आज की डेट में, अगर इंडिया का देखा जाए तो यहाँ पे मॉरिशस, ये वाला देखिए आप मैप में, मॉरिशस में सबसे ज़्यादा हो रहा है, और इसके बाद में फिर मोजाम्बिक, ये हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर फिर यहाँ पर हो रहा है। अच्छा ये बताइए मैप में आप लोगों को कुछ तो दिख रहा होगा यहाँ पर, जितना क्लियर दिख रहा है। अच्छा ये बताइए उसको कितनी कंट्री टच कर रही है मोजाम्बिक के बॉर्डर को, ठीक है। ये मेडागास्कर हो गया, ये आइलैंड भी कई बार पूछ लिया जाता है कहाँ पे किसके पास में पड़ता है, तो यहाँ पर मोजाम्बिक के बीच में पड़ता है, ठीक है। और फिर साउथ अफ्रीका में, इसके बाद में फिर यहाँ पर साउथ अफ्रीका हो गया, टूनीशिया में है, फिर यहाँ पर टूनीशिया तो मैप में नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर है, फिर इजिप्ट में भी हो गया थोड़ा, ठीक है ना। तो इस तरीके से पता होना चाहिए हल्का हल्का सा आप लोगों के बारे में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? मॉरिशस में है, ये जहाँ पे दे रखा था। ओके आइए अब आगे चलते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है ये वाली भी। यहाँ पर क्या हुआ है देखिए, आज की डेट में आप लोग जानती हैं कौन है, इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही अच्छे इंसान है। तो इनके साथ में हमारे रिलेशन अगर देखा जाए तो ठीक ठाक रिलेशन रहते हैं। कुछ कंट्री ऐसे हैं इनके रिलेशन उनके साथ में अच्छे हैं, तो इंडिया भी उनमें से एक है, पर लेकिन यूएसए के साथ में इनके रिलेशन अच्छे नहीं है, ठीक है। तो बात किसी कर रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा ना, नॉर्थ कोरिया की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, नॉर्थ कोरिया की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे पड़ता है नॉर्थ कोरिया, ओके, ये हो गया नीचे साउथ कोरिया और यहाँ पे हो गया इंडिया, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो नॉर्थ कोरिया की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो नॉर्थ कोरिया के ये लीडर हैं किम जोंग उन, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे मिसाइल के टेस्ट करते रहते हैं, और फिर अभी लेटेस्ट इन्होंने भी मिसाइल का टेस्ट किया है, कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिससे यूएसए के ऊपर खतरा मंडरा रहा है आज की डेट में। तो यूएसए क्या कर रहा है, इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि जो इनके डिप्लोमेट्स हैं, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेट्स हमारी कंट्री में अवेलेबल हैं, तो वे कह रहे हैं कि इनके ऊपर हमको भी अपना थोड़ा सा प्रेशर बनाना चाहिए, और जो यहाँ पर इतने ज़्यादा डिप्लोमेट्स हमारी कंट्री में अवेलेबल हैं इनके, उनको अपनी कंट्री से हमको निकालना चाहिए।
ठीक है, तो डिप्लोमेट्स की संख्या कम करनी चाहिए। इंडिया ने हालांकि क्रिटिसाइज किया, जब भी ये मिसाइल लॉन्च करते हैं तो इंडिया हर टाइम क्रिटिसाइज करता है, पर लेकिन हमारे रिलेशन इनके साथ में काफ़ी अच्छे हैं। कई बार तो ऐसा भी बात करने के लिए आती है, जिस तरीके से चाइना को इंटरमीडिएटरी बोला जा रहा है, तो इंडिया भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंटरमीडिएटरी का काम कर सकती है किसी कंट्री के बीच में और नॉर्थ कोरिया के बीच में, क्योंकि हमारे रिलेशन इनके साथ में ठीक ठाक हैं, कोई इतने बेकार नहीं है। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार पूछ भी लिया जाता है इस आर्टिकल का। देखिए, कंप्लीट जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट आता है वो अंडर आर्टिकल 142 आता है। अयोध्या का जब केस आया था निकल के, वहां पे भी हमने इस आर्टिकल को कई बार डिस्कस किया था। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एक बाउंडेशन जो रहती है, एक बाउंड्री जो रहती है, अपनी बाउंड्री आउट ऑफ द बाउंड्री जाकर भी डिसीजन देता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसी तरीके का डिसीजन निकल के आया है। यहाँ पे देखिए, 2 कंपनी पहुंच गई थी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। तो यहाँ पर अगर कोई कंपनी पहुंच जाती है तो फिर वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, मतलब फिर वहां पे उन्हीं को डिसीजन देना है। ठीक है, तो बैंक्रप्सी कोर्ट से रिलेटेड यहाँ पे बातें चल रही थी। तो बातें क्या निकल के आई, डिसीजन दिया गया कोर्ट के द्वारा। कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कि कोई इनकी 2 कंपनी जो पहुंची हुई थी तो उनको वहां से निकाल के बोला कि आप चाहो तो बाहर अपना मैटर सेटल कर सकते हो। ठीक है, जबकि ऐसा अगर इसमें देखा जाए, अगर इस केस के हिसाब से देखा जाए तो अगर कोई एक बार यहाँ पर केस पहुंच गया, इनिशिएट हो गया, तो उसको विड्रॉ नहीं कर सकता है। पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दिखा रहा है और उसने बोला है कि वहां से आप विड्रॉ कर सकते हैं। अगर बाहर उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं मिलकर तो उसको सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आर्टिकल याद रखिएगा, कंप्लीट जस्टिस से रिलेटेड अगर कभी आर्टिकल आता है तो 142 आर्टिकल है यहाँ पर। ओके, ये यहाँ पे वोल्केनोज की बात की जा रही है। तो वोल्केनोज से जब भी बात निकल के आती है, अच्छा ये बताइए रिंग ऑफ फायर, ठीक है ना, किस ओशन से रिलेटेड है, किस ओशन में आती है ये। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखिएगा। तो यहाँ पे देखिए जिक्र किया गया है माउंट सिंगबुंग, ठीक है ना, तो ये कहाँ पे है, ये नॉर्थ सुमित्रा में है। तो ये हो गया सुमित्रा आइलैंड, यहाँ पर हो गया, इंडोनेशिया में पड़ता है। तो ये जकार्ता हो गया, आप लोगों ने इसके बारे में तो कई बार सुना होगा, जकार्ता हो गया, सुमित्रा हो गया। तो यहाँ पे ये माउंट, यहाँ पे ये वोल्केनो है, तो इसका नाम याद रखेगा। ये रह कर उठ रहा है, काफ़ी अब एक्टिव हो गया, काफ़ी लंबे समय तक ये डीएक्टिवेट था, पर लेकिन अब फिर से एक्टिवेट हो गया। तो आप लोग ये समझ देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए, हल्का सा। ज्योग्राफी में ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है, कंप्लीट कवर किया जाता है, तो बाकी आप ज्योग्राफी में पढ़िएगा इसको। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि अक्रॉस द कंट्री अगर देखा जाए तो हाउसिंग के प्राइस बढ़ रहे हैं, जो भी हाउस बनाने का या फिर खरीदने का प्राइस उसका बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है वो इस इंडेक्स की जा रही है, NBH इंडेक्स, इसको बोलते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक्स। ठीक है, इसके इंडेक्स की बात की जा रही है। इसका काम क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, इसका काम होता है कि क्यों जो भी हमारी कंट्री में एम दिया रखा है, यहाँ पे जो भी हमारी कंट्री में हाउसिंग के प्राइस है ऑल ओवर इंडिया एंड सिटीज, तो उसको ट्रैक करता है और ट्रैक करने के बाद में सबको बताता है कि क्या उसका प्राइस चल रहा है और किस तरीके से, मतलब ज़्यादा फ्लक्चुएशन क्या हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये ट्रैकिंग का काम करता है। तो इसके ट्रैक के द्वारा पता चल रहा है आज के डेट में कि बहुत ज़्यादा जो प्राइस है वो बढ़ते जा रहे हैं, अगर देखा जाए तो हाउस के, घरों के जो बनाने की या फिर लेने देने की। तो इस इंडेक्स के बारे में आप लोगों को पता रखना है। इस तरीके से आ जाता है, लिख के आ गया है, मान लीजिए NHB रेज इंडेक्स। तो ऐसे इस तरीके से अगर आ जा रहा है लिख के रेजडेक्स, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कनेक्टेड किससे है। ठीक है ना, तो नेशनल हाउसिंग बैंक, अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता होगी तो आप लोग बता पाएंगे किससे रिलेटेड है। अगर आप लोगों को पता नहीं होगी तो फिर कैसे बता पाएंगे। तो ये इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म बैंकिंग में कई बार पूछे जाते हैं। ओके, तो आप लोगों को याद रखना है इसका NHB। ठीक है, तो रेज ये रेजिडेंस हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, तो इंडेक्स का ये IDX बना दिया इन्होंने, ठीक है, तो रेजिडेक्स बन गया ये। ओके, तो इसको आप लोग याद रखना। हमारी कंट्री में सोने से बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता है। ठीक है, तो जो गोल्ड बॉन्ड स्कीम निकल के आई वो इसीलिए निकल के आई थी उस टाइम पे, जो सोवरन गोल्ड की बात चली थी कि किसी न किसी तरीके से जो हम फिजिकल फॉर्म का जो गोल्ड खरीदते हैं उसमें कमी आ जाए। तो ये एक तरीके का बॉन्ड था, एक तरीके का पेज था, जो कि वैल्यू थी किसके बराबर, ये कि गोल्ड के बराबर थी। तो उसमें कुछ चेंज किए गए हैं। जो गोल्ड स्कीम स्टार्ट की थी गई थी 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो पहले जो लिमिट थी उसकी 0.5 किलोग्राम थी, जिसको बढ़ा के 4 किलोग्राम कर दिया गया। अब इतने तक इसको खरीद सकते हैं। इसलिए बढ़ाई गई है ताकि जो रिच फार्मर है या रिच इंडिविजुअल है जो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं गोल्ड में, वो कर सके और फिजिकल फॉर्म की गोल्ड को न खरीदे। तो इसके बारे में थोड़ा याद रखिएगा। सेबेस्टियन विटेल, इसका नाम आप लोगों ने कई बार सुना ही होगा। तो ये जो गाड़ी की रेस होती है, जो छोटी गाड़ी होती है, तो उसकी रेस में था, तो इन्होंने हंगरी की जो GP थी वो गाड़ी की रेस जीत ली है। तो इसके बारे में कई बार आता है। देखिए, इनकी 46th करियर की रेस थी। तो कई बार ये मैच करने के लिए आ जाता है कि ये पर्सन किस गेम से रिलेटेड है। तो उस तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए उसके बारे में, ठीक है ना। तो ये फरारी के हैं, अगर आप लोग इनके बारे में जानते हैं, ठीक है ना। तो फरारी के हैं, और जो इन्होंने हराया है वो मर्सिडीज़ के जो इनके रिवाइवल जो इनके अपोजिट में थे वो है लुइस हैमिल्टन। तो ये भी काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, आप लोगों ने कई बार न्यूज़ में इनके बारे में भी सुना होगा। तो ये इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। ये देखिए, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछे थे कल, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन था। मैंने अशोका की एडिक्ट्स के बारे में पूछा था कि किसने इनको डिसिफर किया था, मतलब किसने इनके बारे में पढ़ा था इनको। तो ये जेम्स प्रिंसिप, इनका नाम याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये,
ठीक है। इसके अलावा मैंने आप लोगों से पूछा था कि ये सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन किसके अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आता है। ठीक है, सेंसर बोर्ड की 2 तो हम लोगों ने देख ही ली थी। अब हमने जो 2 एक्स्ट्रा एक्ट की थी यहाँ पे कैटेगरी 1983 में, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो एक ऐड की गई थी U/A, ठीक है ना, अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन सब्जेक्ट टू द, मतलब एक तरीके से गाइडेंस के लिए, अगर बच्चों को भी दिखानी है तो गाइडेंस में दिखानी है। बिलो एज कितना से होना चाहिए, 12 एज की यहाँ पे लिमिट रखी गई है। ठीक है, तो वो पेरेंट्स के गाइडेंस में होनी चाहिए। एक एस रखी गई थी यहाँ पे स्पेशलाइज ऑडियंस के लिए, मान लीजिए कोई डॉक्टर हो गया या फिर कोई साइंटिस्ट हो गया, तो उनके लिए जो कैटेगरी बनाई जाती है, तो ये उसके लिए 4 कैटेगरी आज की डेट में फिर यहाँ पे हो गई थी, जिसके अंदर फिल्म को सर्टिफाइड किया जाता है कि किस कैटेगरी के अंदर इसको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में। देखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इमरजेंसी के ड्यूरेशन में हुआ था। इमरजेंसी क्या थी, 75 से 77 तक, तो जो इसका टाइम था वो 76 था, तो उसके बीच में हुआ था ये। तो फिर उस टाइम पे ये इनेक्ट किया गया था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता था। बहुत सारे चेंजेस इसमें किए गए थे, मैक्सिमम फील्ड में चेंज कर दिए गए थे, तो ये काफ़ी बड़ा एक अमेंडमेंट माना गया था उस टाइम पे। ठीक है, तो आप लोगों को इसको याद रखना है। इसके बाद में मैंने आप लोगों से फंडामेंटल राइट के बारे में पूछा था। 7 फंडामेंटल राइट से जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, लेकिन एक फंडामेंटल राइट जो था राइट टू प्रॉपर्टी, तो उसको हटा दिया गया था। किसके तहत हटाया गया था, उसको 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत हटाया गया था, जो कि 1978 में आया था। तो उसके तहत इसको हटा दिया गया था, और हटा के कहाँ पे रख दिया गया था, 300A में रख दिया गया था। मैंने आप लोगों से बोला था अगर कैपिटल A लगा हुआ है तो इसका मतलब अमेंडमेंट करके उसको पहुंचाया गया है। ठीक है, तो आज की डेट में 6 फंडामेंटल राइट है। कैग के बारे में मैंने पूछा था, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो पार्ट 5 में आता है आर्टिकल 148 में। ओके, इसके बाद में मैंने ब्रिक के समिट के बारे में पूछा था, तो 9th ब्रिक समिट होने वाली है। ठीक है, जियांगमैन में, ये चाइना में पड़ता है। तो 3rd, 4th एंड 5th सितंबर 2017 में ये समिट होने वाली है। ओके, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हो गई जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। देखिए पसंद आता है तो लाइक किया कीजिए, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करने के बाद में नीचे लिख भी दिया कीजिए कि क्यों डिसलाइक कर दिया है, जिससे कि मैं उसमें इंप्रूव कर सकूं। और चीज़ों को दूसरों से शेयर भी कर दिया कीजिए। एक सोसाइटी को अच्छी सोसाइटी बनाइए, चीज़ों को शेयर कीजिए, पढ़िए और रिविजन भी करते रहिए। अपने आसपास सफाई रखिए, पेड़ पौधों का ध्यान रखिए। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।